Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. We were studying the unit Biodiversity, its conservation and environmental issue. Myself Gokul Bajaj, and today we are going to study the part 4 of the same chapter. Now what this part 4 contains? So it talks about the biodiversity current scenario. So in simple word we can say that it talks about the present status of biodiversity. But what does it means? इसका मतलब क्या होता है कि what is meant by the present status of biodiversity? So अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है कि हाउ मेनी स्पीसीज डू रियली एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कितनी स्पीसीज एक्चुअल अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, उसका एस्टिमेट, उसका नंबर, एंड इन अदर सेंस हाउ मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया, उसमें से कितनी स्पीसीज भारत में मिलती है, यानी कि सिंपल सा मतलब है कि पूरी दुनिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है और उसी के कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें तो भारत में उतनी उसमें से कितनी स्पीसीज है, तो एक एस्टिमेट निकालना, उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी करंट सिनारियो. It is very difficult to come to the consensus about the exact number of species that are present on earth today. एग्जैक्ट कितनी स्पीसीज अर्थ पर है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू काउंट एवरी सिंगल स्पीसीज. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक सिंगल स्पीसीज को काउंट करें. तो जो भी है हमको क्या करना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा, और एग्जैक्ट नंबर हम बता नहीं सकते. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. देन हाउ टू एस्टिमेट, एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि कितनी स्पीसीज है. सो अनडाउटेडली वी हैव टू गो फॉर दी प्रेडिक्शन. हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इतनी इतनी स्पीसीज होगी या हो सकती है. सो ऑल दी वैल्यूज मेंशन इन द डेटा आर हाइपोथेटिकल. एक संकल्पना है, एक काल्पनिक वैल्यूज है. तो जितनी भी वैल्यूज आपकी किताब में दी है, वो आपकी एनसीईआरटी हो, वो आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक हो, या आपका कोई भी रेफरेंस बुक हो, जितनी भी वैल्यूज दी है दैट इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन दी अर्थ. दे आर दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कुछ कम ज्यादा होगी, और वो सब हाइपोथेटिकल है, वो एक काल्पनिक वैल्यूज है. सो according to IUCN there are over 1.5 million species have been documented so far. What is IUCN? IUCN is International Union for Conservation of Nature. IUCN एक बोर्ड है, एक संगठन है जो पूरे अर्थ पर नेचर का कंजर्वेशन करने के लिए काम करती है, हेल्प करती है, और उसके लॉज बनाती है. लॉ फ्रेमिंग एक इंस्टीट्यूट है या एक ऑर्गेनाइजेशन है. सो अकॉर्डिंग टू IUCN उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किए हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, उनके हिसाब से देर आर 1.5 मिलियन स्पीसीज. 1.5 मिलियन यानी कितने लाख? इट इज अराउंड 15 लाख. सो अकॉर्डिंग टू IUCN there are 1.5 that is 15 lakh species have been documented. आपको यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेड मतलब जिनका उनके पास मेंशन्ड एनालिसिस है, मेंशन्ड डेटा है. इसके अलावा भी there are so many species on the earth. So according to IUCN there are over 1.5 million species, that is 15 lakh species. So most of the studies that have been carried out are till today are in temperate region. अभी तक जितनी भी पढ़ाई की गई है वो कहाँ पर की गई है? टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन यानी कहाँ पर? ये एक तो टुवर्ड्स पोल होता है. टेम्परेट रीजन जो होता है ये टुवर्ड्स पोल होता है, बर्फीला रीजन होता है. और हमने इसके पहले ही सेकंड जो हमारा पार्ट था उसमें देखा था कि जितना आप पोल से अपने इक्वेटर से दूर जाओगे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी. वैसे ये कहाँ पर? ये पोल के पास का रीजन है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी? कम होगी. पर हमने आज तक जितनी भी पढ़ाई की है वो इस टेम्परेट रीजन में की है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, द मेजर बायोडाइवर्सिटी हब आर येट टू बी स्टडीड. एक्चुअल में जहां सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यहां पर एक्चुअल में अभी तक स्टडी नहीं हुई है, बहुत एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हुई है, बिकॉज वहां पर बहुत ही घना जंगल होता है, वहां पर वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और डेंजरस होता है वहां पे एक्सप्लोर करना. बहुत घने पेड़ होते हैं, वहां पे एंट्री करना भी बहुत आसान नहीं होता, वाटर लेवल भी हाई होती है. सो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्टडी करना एक सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो एक मुश्किल पार्ट है और अभी तक वो उतना ठीक से हुआ नहीं है. तो जितनी भी अभी तक स्टडी हुई है वो कहाँ पे हुई है?
टेम्परेट रीजन में यानी कि बर्फीली जगहों पे हुई है, इसलिए हमारे पास में आज जो एस्टिमेट है, आज जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, आज जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कैसी है, कम है एज कंपेयर टू दी एक्चुअल नंबर। मतलब एक्चुअल में ज्यादा है और आज हमारे पास में जो डेटा है वो डेटा में वैल्यू कैसी है, कम है। सम एक्सॉर्बिटेंट नंबर लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ 20 to 50 मिलियन वेराइटीज हैव बीन मेड। कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि 20 से लेकर 50 मिलियन वेराइटीज हो सकती है। बट एक साइंटिस्ट है, दैट इज इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मे, हैज गिवन कन्विंसिंग एस्टिमेट ऑफ अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज अराउंड द ग्लोब। एक रॉबर्ट में नाम के इकोलॉजिस्ट है, इनके हिसाब से कितनी स्पीसीज है, 7 मिलियन। 7 मिलियन मतलब कितना, यस 70 लाख। डॉक्यूमेंटेड कितनी कर रखी है आईयूसीएन ने, 15 लाख का डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है, उनके पास में उनके डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास में उनके बारे में कंप्लीट डेटा है। बट कितनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, रॉबर्ट में का मानना है कि अर्थ पर 7 मिलियन दैट इज 70 लाख स्पीसीज हो सकती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, मैग्नीट्यूड मतलब कि अब पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी डाइवर्सिटी है। सो लेट्स ऑब्जर्व द पाई चार्ट एंड फाइंड आउट द रिलेटिव शेयर्स ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल ग्रुप्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास में कुछ पाई चार्ट्स है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि पूरे अर्थ पे कितने ऑर्गेनिज्म है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल, देन कितने एनिमल स्पीसीज है, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन प्लांट स्पीसीज ऑन अर्थ। यानी हमारे पास में और एक पाई चार्ट है, थर्ड पाई चार्ट, जो किसका है, जो प्लांट का है। तो पहले हमारे पास में जो हम प्लांट, जो पाई चार्ट की हम स्टडी करेंगे वो किसके लिए है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, सब A to Z वो पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जहां पे सिर्फ एनिमल्स के लिए डेटा दिया हुआ है, एंड लास्टली हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन स्पीसीज ऑफ प्लांट, यानी कि सिर्फ प्लांट के लिए पढ़ेंगे लास्ट में। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। Yes, there are total roughly 18 lakh species of animals on the earth, not sorry animals of all organism, यानी कि roughly 18 lakh organism है, यानी कि यहाँ पे animals भी आ गए और yes animals भी आ गए और plants भी आ गए। This is how the pie charts look like, ये ऐसा दिखेगा pie charts। इसमें आ गए आपके animals, तो सबसे बड़ा नंबर किसका है, एनिमल्स 70%। जितनी भी स्पीसीज हमको दुनिया में पता है, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है, एनिमल्स की। हम भी क्या है, हम भी एनिमल है, तो अराउंड 70% क्या है, एनिमल्स है। देन प्लांट्स, ऑलमोस्ट 22% प्लांट है। आप ये चीज ध्यान रखिए, यहां पे मैं नंबर ऑफ प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं नंबर ऑफ स्पीसीज की। डेफिनेटली नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा ही होंगे अर्थ पे, एनिमल से कहीं ज्यादा होंगे। हम बात किस चीज की कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज की, कि कितनी अलग अलग प्लांट की वेराइटीज है उसकी बात चल रही है। तो एनिमल्स सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, प्लांट्स 22% है। फंजाई की हम अगर बात करें तो फंजाई होती है 5%, उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी है। देन प्रोटिस्ट, व्हाट इज प्रोटिस्ट, यस दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आप जानते हो, अमीबा, यूग्लिना, ये जो बिलोंग करते हैं ये प्रोटिस्ट से बिलोंग करते हैं, और प्रोटिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं 2.5% डाइवर्सिटी को। एंड फाइनली यू बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया हमारे जो होते हैं जिसे हम मोनेरा कहते हैं, वो सिर्फ कितने हैं, 0.5%। तो इस पाई चार्ट को देख के हम कुछ एस्टिमेट बना सकते हैं कि स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर मोर देन प्लांट। हम इजीली बता सकते हैं कि देखिए एनिमल्स कितने हैं, 70% डाइवर्सिटी है, और प्लांट्स की कितनी है, 22%। सो इट इज 3 times more than the plants. Animals are more diversified as compared to plants. There are almost 13 lakh species of animals. कितनी species है animals की, 13 lakh, while there are approximate 2.8 lakh species of plants. तो कितनी है plants की, 2.8 lakh, and there are almost 68,000 species of fungi. fungi की 68,000 species है। तो सबसे ज्यादा species किसकी है, एनिमल्स की। कुछ नंबर्स आपको यहां पे याद रखना जरूरी है। सो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। सो देयर आर रफली 13 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इसमें सब आ गया, इसमें आपके पोरीफेरा से लेकर तो आपके वर्टिब्रेट्स तक सब आ गए। दैट इज इसमें आपके इंसेक्ट्स भी आ गए, आपके इसमें एनिमल्स भी आ गए, सभी ऑर्गेनिज्म इसमें आ चुके हैं। सो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा है कि कितना नंबर है, देयर आर रफली 13 लाख स्पीसीज।
सो आपको पता होगा, वो समझने के पहले, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के पहले हमें एनिमल्स का क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। सो एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, वर्टिब्रेट्स दैट इज विद बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स दैट इज विदाउट बैकबोन। हम किस में आएंगे? यस, हमारे पास बैकबोन है, हमारे पास वर्टिबल कॉलम है, इसलिए हम किस में आएंगे? वर्टिब्रेट्स में आएंगे। मैमल्स, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं वर्टिब्रेट्स में। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास में बैकबोन नहीं होती, जो ऑर्गेनिजम्स विदाउट बैकबोन होते हैं, वो आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। फॉर एग्जांपल आपके इंसेक्ट्स, आपके स्नेल्स, प्लैटीहेलमिन्थस, पोरीफेरेंस, स्टारफिश, ये सब किस में आते हैं? दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स दैट इज विदाउट बैकबोन। तो हम आगे जाकर ऑर्गेनिजम्स को दो ही मेन मेजर पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स। तो हम क्या है? यस, वी आर वर्टिब्रेट्स। सो देखिए यहां पर दो नंबर दिया हुआ है, ये एक पाई चार्ट है एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। यहां वर्टिब्रेट्स का नंबर दिया हुआ है और इनवर्टिब्रेट्स का नंबर दिया हुआ है। कितनी स्पीसीज है? ऑलमोस्ट एक रफ नंबर जो है वो 13 लाख एनिमल्स की स्पीसीज है, उसमें से इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा है। इनवर्टिब्रेट्स है 12,56,880 स्पीसीज, यानी इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज कितनी है? 12,56,000, यानी कि 13 लाख में से 12,56,880 स्पीसीज तो किसकी है? सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स की है। फिर वर्टिब्रेट्स की कितनी है? तो वर्टिब्रेट्स आर अराउंड 58,498 स्पीसीज। कितनी है? 58,498 स्पीसीज। सो डेफिनेटली invertebrates are more than vertebrates. Invertebrates are more than vertebrates. और आप एक चीज देख पा रहे हो यहां पर कि एक बड़ा सा पर्पल कलर का मैक्सिमम राउंड किसने लिया है? सिलेक्ट किया है इंसेक्ट्स ने। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें किसका नंबर है, तो 9.8 लाख स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स और अर्थोपोडा। तो मैक्सिमम जो है 50% से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 75% जो एरिया कवर कर रखा है इस पाई चार्ट का, वो एक पर्पल कलर के रंग से भरा हुआ है। वो किसके लिए इंडिकेट किया हुआ है? आप देख सकते हो सबसे नीचे, यस, इंसेक्ट। सो दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो एक रफली 13 लाख स्पीसीज है एनिमल्स की। उन 13 लाख में भी सबसे ज्यादा किसी का कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा किसी का नंबर है, तो वो है इंसेक्ट्स, दैट इज अराउंड 9.8 लाख स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स। ये देखिए, दिस आर दी इंसेक्ट्स। आपके घर में भी कई सारे होंगे, आपके घर में कॉकरोच होंगे, मच्छर होंगे, आपके घर में एंड्स होगी, कई सारी हमारे घर के आसपास में कई मधुमक्खी होगी। सो ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये सब बिलोंग करते हैं आपके अर्थोपोडा ग्रुप से। दे आर दी इंसेक्ट्स, जिनका सबसे ज्यादा डोमिनेंस है अर्थ पे। सो इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीसीज रिच, दैट इज नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज्यादा इन्हीं की है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 70% ऑफ टोटल एनिमल स्पीसीज। दैट इज फ्रॉम एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स, यानी कि 70% जितने भी एनिमल है उनमें से 70% एनिमल कौन से है? यस, दैट इज योर इंसेक्ट्स, यानी आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर द इंसेक्ट्स। सो ये आपको याद रखना है कि एनिमल्स में सबसे डोमिनेटिंग कौन है? इंसेक्ट्स है, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारे ही घर में कई सारे होते हैं उनमें से। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोन स्पीसीज ऑफ प्लांट। प्लांट की भी वैरायटी कम नहीं है, प्लांट की भी वैरायटी बहुत ज्यादा है। देयर आर रफली 2.8 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। कितनी है? 2.8 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहां देखिए, आपको यहां देखने मिलेगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो मैक्सिमम एरिया जो है, जो एक है डार्क ग्रीन और एक 50% में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है मोनोकॉट वाला, वो थोड़ा लाइट ग्रीन। तो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म। So angiosperms, that is flowering plants, are the most dominating plant group. 89% of species of angiosperm, यानी कि जितने 100% प्लांट है जो हम जानते हैं, जो हमें पता है, उनमें से 89% क्या है? एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, दैट इज मोनोकॉट और डाइकॉट। इसमें ज्यादा कौन होगा? आप खुद देखिए इस पाई चार्ट को और पहचानिए, ज्यादा कौन है? डाइकॉट ज्यादा है या मोनोकॉट ज्यादा है? यस, यू आर करेक्ट। ज्यादा क्या है? डाइकॉट ज्यादा है, मोनोकॉट का नंबर
कम है। आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि पूरे प्लांट ग्रुप में सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप कोई होगा तो मोनोकॉट है। मोनोकॉट इज द मोस्ट एडवांस प्लांट ग्रुप, ठीक है। मोनोकॉट से पहले जो आए थे वो डाइकॉट थे, उससे पहले आए कोनिफर्स, उससे पहले आए फर्न और उससे पहले आए मॉसेस। देन सबसे कम कौन दिख रहा है आपको? लिस्ट स्पीसीज रिच इज जिम्नोस्पर्म, जहां यहां पर दिखाया है कोनिफर्स के नाम से, तो कोनिफर्स सबसे कम है। देन उसके बाद फर्न्स, फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट्स, एंड लास्टली मॉसेस, मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट्स। तो सबसे ज्यादा कौन है? एंजियोस्पर्म प्लांट्स ग्रुप में, और सबसे कम है आपके कोनिफर्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म। सबसे कम स्पीसीज रिच है जिम्नोस्पर्म। So in plant groups, angiosperms are highly species rich. In angiosperms, that is in plant group, angiosperms are highly species rich. अब बात करते हैं, हमने जितने भी चीजें देखी है उसमें से हमने प्लांट के बारे में बात की, हमने एनिमल्स के बारे में बात की, पर जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बात नहीं की वो है हमारे बैक्टीरिया। सो इन ऑल अबाउट चार्ट्स वी डू नॉट फाइंड एनी डेटा ऑफ प्रोकैरियोट्स। ऐसा क्यों? Because several prokaryotic species are not cultivable under laboratory condition। कि जो चीज की आपको स्टडी करनी है, जिनका आपको नंबर देना है, उसको यानी जो भी एस्टिमेट बनाना है उसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिजियोलॉजिकल स्टडी होगी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होगी, एनाटॉमिकल स्टडी होगी, बट वो स्टडी करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म आपके पास में होना चाहिए, वो ऑर्गेनिज्म आपके लैब में कल्टीवेट होना चाहिए, तो उसको आप बार बार देख के स्टडी कर सकते हो, उसका नंबर आप एस्टिमेट कर सकते हो। बट मैक्सिमम या फिर मैं कह सकता हूँ कि सेवरल प्रोकैरियोटिक स्पीसीज क्या होती है, लैब कंडीशंस में कल्टीवेट नहीं होती है, इसलिए उनका नंबर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, ऑल्सो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। जो ओल्ड मेथड है जिससे हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, उस हिसाब से हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना काफी मुश्किल है। क्यों ऐसा? बिकॉज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना यानी कि आप करते हो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी, और प्रोकैरियोट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोन्स में उनकी साइज होती है, उनके कैरेक्टर्स इतने आसानी से नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते, और इतने आसानी से वो आइडेंटिफाई भी नहीं होते, इतने आसानी से उसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनका एस्टिमेट करना, उनका नंबर आइडेंटिफाई करना भी एक टफ टास्क है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना भी टफ टास्क है। बहुत क्लोज एक जैसे दिखते हैं वो, ठीक है। सो इसलिए प्रोकैरियोट्स का नंबर कहीं दिया नहीं है, बिकॉज उनकी स्टडी उतनी एक्सटेंसिवली हमने टैक्सोनॉमिक स्टडी नहीं की है। सो इंडिया की हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इंडिया शेयर्स 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। कि भारत क्या है? भारत यानी कि इंडिया 2.4% लैंड ऑक्युपाई करता है पूरे टोटल अर्थ के। अब इसमें कितनी डाइवर्सिटी हम कंटेन करते हैं? तो इंडिया बोस्ट अ हैंडसम शेयर ऑफ 8.1% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी वेल्थ ऑफ द अर्थ। यानी पूरे वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अगर उसे 100% मान ले तो इंडिया में उसकी में से कितनी है? 8.1% बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है, यानी इट इज अ वेरी ग्रेट एंड बिग नंबर। सो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द ग्लोब। अब 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी, और आप इस लिस्ट में देखिए एक चीज मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा कि आपके स्टेट बोर्ड के बुक में भी दिया हुआ है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, और एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। पर आपको मैं बता दूं कि अब ये नंबर चेंज हो चुका है, अब दुनिया में 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। पहले तो हमें ये समझने के लिए ये समझना होगा कि व्हाट इज मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। कितनी है टोटल वर्ल्ड में? 17 है। ये ओल्ड नंबर है 12 एज इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, इसलिए मैंने भी मेरे प्रेजेंटेशन में इसी को लिया है। सो व्हाट इज मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है। सो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 5000 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स। 5000 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स। व्हाट इज मीन बाय एंडेमिक प्लांट्स? एंडेमिक प्लांट्स मतलब ऐसी कोई स्पीसीज जो उसी देश में मिले या उसी जगह पे मिले, वो बाहर कहीं ना मिले। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कांगारूज की। यस, कैंगारू कहां मिलते हैं? दे आर ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दे आर कांगारूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, वो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, वो आपको महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं मिलेंगे। क्यों? दे आर एंडेमिक, दे आर लोकलाइज्ड टू पर्टिकुलर रीजन और द एरिया। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एंडेमिक प्लांट। एंडेमिक प्लांट या फिर एंडेमिक
ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर उसी देश या उसी जगह पे मिलेगा, वो उसके बाहर कहीं नहीं मिलता। तो किसी कंट्री को मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है कि दैट कंट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 5000 स्पीसीज ऑफ इंडेमिक प्लांट्स, 5000 से ज्यादा इंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए, एंड मस्ट हैव बॉर्डर मराइन इकोसिस्टम, उस कंट्री के बॉर्डर में क्या होनी चाहिए, मराइन इकोसिस्टम होनी चाहिए। और आपको पता है भारत के कई साइड से समंदर है, तो हमारे पास मराइन इकोसिस्टम भी है और हमारे पास में 5000 से ज्यादा स्पीसीज इंडेमिक प्लांट्स की भी है। तो हम क्या बनते हैं, तो भारत एक विश्व का जो 12 या 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है उनमें से एक लीडिंग कंट्री है। In India, we have identified around 45 plant species, 45,000 plant species. भारत में 45,000 plant species है and nearly double number of than that is 90,000 animal species है. So भारत में 45,000 plant species है और 90,000 से ज़्यादा animal species है. If we consider रॉबर्ट मे, जो हमने कहा था इकोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से अगर हम देखें एस्टिमेट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 22% ऑफ अवर नेचुरल वेल्थ और बायोडाइवर्सिटी। यानी जितने ऑर्गेनिजम्स हम जानते हैं, यानी अगर हम मान ले पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स होंगे, उन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन ऑर्गेनिज्म में से हमें सिर्फ 22% के बारे में जानकारी है। अभी तक हमने रिमेनिंग 78% बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी तक उस रिमेनिंग 78% बायोडाइवर्सिटी की हमने स्टडी नहीं की है। क्यों नहीं हो रहा है ये, क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा है? द मेजर कंसर्न इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ दिस वेराइटी बिफोर वी आइडेंटिफाई देम बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिक्लेमेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं सभी के सभी बायोडाइवर्सिटी की? बिकॉज जब तक हम उन्हें आइडेंटिफाई करें किसी नए ऑर्गेनिज्म को या हम उसकी स्टडी करें, तब तक क्या हो रहा है, वो अर्थ से लॉस हो रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसमें हमारी एक्टिविटीज है काइंड ऑफ रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन मतलब अर्बनाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है, जो नेचुरल लैंड है, उसको खराब करके ख़त्म करके हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बना रहे हैं। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि इससे डाइवर्सिटी कम हो रही है और जो ऑर्गेनिज्म हम आइडेंटिफाई करें उसके पहले ही वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।